हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। आज डेट है 23 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, ये तीनों आर्टिकल बिल्कुल काम के नहीं है, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर आगे अगर देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ये कि जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज होने की वजह से स्टॉक मार्केट में एक डाउनफॉल देखा गया है और सेंसेक्स जो है वो 2.25% से डाउन चला गया है। तो इस आर्टिकल को और साथ में एक आर्टिकल इसी बॉन्ड यील्ड को लेकर के इकोनॉमी पेज पर भी है, तो दोनों आर्टिकल्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बॉन्ड यील्डिंग होती क्या है, नंबर 2 कि इसका असर क्या पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, नंबर 3 डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या बॉन्ड यील्डिंग का एक जैसा इफेक्ट आता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया में ये बॉन्ड यील्डिंग अभी क्यों हो रही है। तो ऐसा करके 4 चीज़ें इन दोनों आर्टिकल्स को मिला करके हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी आपको। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरफ आप देख रहे हो, मस्ट गार्ड राइट सेज हाई कोर्ट गिव्स वरावरा राव बेल। इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक ही है। देखो मालेगांव जो भीमा कोरेगांव वाला जो केस था, उस केस में ये एक एक्टिविस्ट हैं, पोइट हैं, इनको अरेस्ट किया गया था कि इन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश की है, कम्युनिज्म एक कह सकते हैं ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की है। तो इनकी क्या जेल में तबीयत खराब हो गई, तो इस वजह से इनको बेल मिली है कुछ दिनों के लिए कि वो रिकवर होके आ सकें। तो यहाँ पर पॉइंट जो आता है हमारे लिए जानने का वो है कि राइट टू हेल्थ, जिसके बेसिस पे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको बेल दी है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर में आती है, तो वो है आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ। आर्टिकल 21 के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि अलग अलग वेरिएंट्स के तौर पे, तो मैं फिर से बोलूँगा आर्टिकल 21 को एक बार फिर से पढ़ लो एम लक्ष्मीकांत खोल करके, या फिर गूगल कर लो इसको। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे न्यू फ्रीट कॉरिडोर, जिनका नया प्लान आया है कि ट्रक्स को लोड करके ले जाया जाए एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ट्रक्स की वजह से कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है रोड पे। और इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि ट्रक जब 700-800 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं गुजरात के किसी पोर्ट से लेकर के एनसीआर तक आने में, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में आने में, तो लगभग 700-650 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो उनका लॉस भी कितना ज़्यादा होता है, टोल टैक्स भी उनको कितना ज़्यादा देना पड़ता है। बोलो इसके बजाय एक ऐसी फ्रीट या गुड्स ट्रेन चला दी जाए जिस पर उन ट्रक्स को ही लोड कर दे और फिर उन ट्रक्स को ले जाकर के वहाँ पर अनलोड कर दे। और ये मेथड होगा रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब कि ट्रक्स को लोड करो और ट्रक्स को नीचे उतारो, और वो वैगन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे, इनोवेटिव सजेशन है, एक प्रपोजल अपनी तरफ से रखा गया है, जानेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि मिशन इंद्रधनुष का तीसरा जो फेज है वो स्टार्ट हो गया है राजस्थान में। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें तो इतना ही बताया गया है कि इंद्रधनुष मिशन के अंडर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और साथ में 2 साल तक के जो बच्चे हैं छोटे, उनको वैक्सीनेशन दिया जाए, जिससे कि जो भी बीमारियां अगर वैक्सीनेशन मिलने से अगर उन बच्चों को बचाया जा सकता है तो उन बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो 15 दिन का ये पूरा एक प्रोग्राम कैंपेन है जो अभी राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है। बट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट जो करूँगा वो आपको पढ़ना है मिशन इंद्रधनुष के बारे में, कौन कौन से वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, कौन से मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है, क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके बारे में डिटेल्स आप देखोगे। करना क्या है, मिशन इंद्रधनुष फॉर यूपीएससी ऐसे करके गूगल कर लो, कोई ना कोई सी बढ़िया वेबसाइट मिलेगी, उस पर से नोट डाउन अगर आपके पास में ऑलरेडी किया हुआ है दैट्स ओके, नहीं किया हुआ है तो आप थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स उसमें से पिक कर लेना कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। ठीक है, बाकी इस आर्टिकल में यहाँ से हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यहाँ से तो इतना ही है कि मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हो गया, 3rd इसका फेज राजस्थान में। और जो मेन चीज़ थी इस आर्टिकल से दी हुई कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक चीज़ और, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, पैसे नहीं लगेंगे, चिल्ड्रन को 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, जिनको रेगुलर वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता उनके लिए ये ड्राइव चलाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए, जिसमें न्यूज़ में तो कुछ काम का नहीं है, बट जो कंटेम्प्ट चार्जेस हैं उनके बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से देखना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट वाले प्रोविजन में कंटेम्प्ट चार्जेस सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से लगा सकता है वो हमें देखने हैं। ठीक है, इसमें तो क्या बताया जा रहा है, जो कुणाल कामरा
ठीक है, कॉमेडियन, जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ कमेंट दिए थे ट्विटर पे, जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया था जुडिशरी के अगेंस्ट में, तो उसको अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में लिया है। अब 4 वीक बीत चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना बीत चुका है, अब जाकर वो कंटेम्प्ट चार्जेस उस पर लगाने की बात शुरू हुई है। तो बेसिकली ये तो आर्टिकल तो काम का नहीं है, बट ये कंटेम्प्ट चार्जेस किस तरीके से एक तरीके से काम में आते हैं, जुडिशरी की जो मानहानि होती है उसको कैसे जुडिशरी अपने हिसाब से टैकल करती है, वो चीज़ आपको देखनी है एम लक्ष्मीकांत से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे अगर देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक भी नहीं है। यहाँ पर एक तो ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस फिर से फैलने लग गया है। स्पेसिफिकली बात की जाए इंडिया में तो महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश और पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर केसेस आने लग गए हैं। तो उसकी वजह तो बताई जा नहीं रही है, बस केवल डिटेल्स में जाके बताना है। देखो सेकंड वेव, थर्ड वेव ये बहुत सारी आ चुकी हैं, तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इस आर्टिकल में आप देखोगे कि पॉलिटिक्स चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है, कि गोवा में जो रिवर कसिनोज हैं, जो जुआ खेलने की जगह होती है कसिनोज, वो नदियों में चलते हैं। ठीक है, वहाँ पर फ्लोटिंग बोट्स पे या बोट्स के ऊपर ये बना दिए जाते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं, वहाँ पर कसिनोज चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, तो डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं, और उनके लिए अट्रैक्शन का भी एक कहीं ना कहीं स्कोप दिखाई देता है। और गोवा की इंडस्ट्री है ना, वो देखो सारी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो इसको कंटिन्यू करना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है उनके लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि ये कसिनोज हैं, कौन कौन से रिवर्स पे हैं, जिसमें एक तो मांडोवी रिवर है वहाँ पे, है ना, मांडोवी रिवर है, वहाँ पर है बोट्स, और दूसरी एक जुआरी रिवर भी है। तो ये दोनों एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पॉइंट यहाँ पे है कि मांडोवी रिवर में जब ये फॉरेनर्स या जो भी आते हैं टूरिस्ट कसिनो खेलने के लिए, तो वहाँ पर एक रोड है, उस रोड पे बोले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, तो लोकल लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है, तो वो डिमांड कर रहे हैं, बोले इन कसिनोज को बंद करो। तो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ऑफ शोर जो कसिनोज है ना, उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑन शोर, मतलब किनारे के ऊपर या ज़मीन पे जो कसिनोज हैं उनमें जल्दी से लोग जाते नहीं हैं। तो गोवा की इकोनॉमी और ये रिवर कसिनोज की वजह से जो प्रॉब्लम आती है कॉमन लोगों को, उसके बारे में ये आर्टिकल है। काम की जो चीज़ थी वो मैंने बता दी। 2 रिवर्स के नाम आए हैं, मांडोवी और जुआरी रिवर, तो आप आंख मीच करके बता सकते हो ये कौन से स्टेट में है। ये दोनों की दोनों है गोवा में। ठीक है, डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है। थर्ड आर्टिकल है कि कोटा की डिमांड ज़्यादा की जा रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाए, डिमांड किया जा रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा कर्नाटका में। तो कर्नाटका स्पेसिफिक, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, जानेंगे एक बार थोड़ा सा आर्टिकल में। शुरुआत में 3-4 पैराग्राफ्स हैं, इनमें हम जानेंगे कि क्या डिमांड अभी चल रही है और किस बेसिस पे कर्नाटका में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। बाकी फिर बाद में तो देखो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, तो थोड़ा बहुत प्रोविजन देख लेंगे, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए हैं वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि चाइना ने अपनी तरफ से एक कॉल हाईलाइट किया है कि अब वो यूएस के साथ में अपने रिलेशंस को रीसेट करना चाहते हैं, कि जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस बिल्कुल बॉटम में चले गए हैं चाइना यूएस के, उनको थोड़ा रिवाइवल मिले। देखो चाइना को चारों तरफ से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाइना में खुद में भी क्राइसिस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से, और रही सही में अभी यूएसए में इलेक्शंस के बाद में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि चाइना के रिलेशन जो है वो यूएसए के साथ थोड़े ठीक हो सकते हैं। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, केवल एक आर्टिकल ये काम का है वर्ल्ड पेज से। आगे चलें। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो इकोनॉमी पेज पे बॉन्ड यील्ड वाला जो है फर्स्ट आर्टिकल के साथ में हम इसको एसोसिएट करके देखेंगे। साथ में इधर आईटी मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया है कि जो अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट की है उसकी डेडलाइन को और इंक्रीज किया जाएगा। देखेंगे पूरे प्रोविजंस को कि इस स्कीम में क्या तो प्रोविजन है, कौन से कमेटी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, वो कमेटी के मेंबरशिप के बारे में भी जानेंगे, और साथ में अभी क्या डिमांड की जा रही है वो भी देखेंगे। इसके अलावा ये थर्ड आर्टिकल है कि आरबीआई गवर्नर, ठीक है, शक्तिकांत दास जी ने एक अपनी तरफ से व्यू दिया है कि ग्रोथ मोमेंटम की ज़रूरत है कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। इससे क्या होगा, तभी हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर वे में एक तरीके से रिकवर कर पाएगी। ठीक है, तो मोटी जो चीज़ें थी वो यही थी। बाकी तो चीज़ें आप देखोगे इधर कि माइक्रोसॉफ्ट और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर के अब एक प्लान कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के कुछ पब्लिशर्स, न्यूज़ पब्लिशर्स, वो प्लान कर रहे हैं कि इस तरीके की लॉबी बनाई जाए जैसे गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज को अकाउंटेबल बनाया जा सके। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी जो चल रहा है ना पूरा मुद्दा कि न्यूज़
जो कंटेंट अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है तो उनको न्यूज़ हाउसेस को पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से अपने पत्ते खेल रहा है यूरोपियन यूनियन में जो पब्लिशर्स हैं कुछ न्यूज़पेपर्स के, ठीक है, तो उनके साथ में मिल करके। तो बाकी तो कुछ काम का है नहीं, बस छोड़ सकते हैं इसको। और बाकी और एक भी आर्टिकल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इधर आप देखोगे चाइना इंडिया इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाइना इन्वेस्ट करना चाह रहा है इंडिया में, बट 45 इश्यूज़ हैं जिन पर अभी क्लियरेंस देना बाकी है। क्योंकि एक तो क्या था, जब से हमारे बॉर्डर टेंशन इंक्रीज हुआ था ना ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, तब से इंडिया ने अपनी तरफ से चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट को एक बार स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया, एक बार बैन लगाना शुरू कर दिया कि बोला कि जब तक आप बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करोगे तब तक हम आपके साथ में बायलैटरल ट्रेड इश्यूज़ पर भी हम बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे करके स्टैंड लिया था इंडिया ने, और उसी का प्रेशर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली काम भी कर गया चाइना पे। और आज देखते हो डिसएंगेजमेंट का 10वें राउंड की बातचीत चल रही है। अब एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट राइजिंग बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर रहा है और सेंसेक्स ने तो 2.25% का डिक्लाइन रजिस्टर किया है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें बताई जा रही है कि फरवरी 15 को सेंसेक्स 52,154 के स्टेज पे पहुंच गया था, जो कि कल डाउन होता हुआ 49,744.32 पॉइंट्स पर आके डिक्लाइन हो गया। लगभग 2.25% की डिक्लाइन देखी गई है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बॉन्ड यील्डिंग। अब बॉन्ड यील्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो, बॉन्ड यील्ड का मतलब मार्केट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो जाना, और उसकी वजह से बॉन्ड्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न कम मिलती है। ये ध्यान रखना, अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब बॉन्ड्स जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रहते, फायदा नहीं होता इन्वेस्टर को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट भी डाउन चला गया, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया लोगों ने, और स्विच कर दिया कि बॉन्ड, देखो बेसिकली क्या होते हैं, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा होते हैं। इक्विटी का मतलब कि लोग जब भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर कंपनी है ABC, इसमें हमारी भी हिस्सेदारी बन जाएगी, चाहे आप 5 रुपये 10 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 रुपये या 1000 रुपये 10,000 रुपये, जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाहो वो आप बॉन्ड परचेज करके इन्वेस्ट कर देते हो। तो उसमें आपकी हिस्सेदारी बन जाती है जब आप इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स इक्विटी होल्डर आप बन जाते हो। बट जब बॉन्ड यील्डिंग बढ़ जाती है इसका मतलब बॉन्ड क्या हो गए, ज़्यादा फायदे वाला सौदा नहीं बचे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आप इस ABC के इक्विटी में ना इन्वेस्ट करके किस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, आप इन्वेस्ट शुरू कर दोगे डेट मार्केट में, कि भाई हम तो उधार देने के लिए तैयार है, हमें तो टाइम पे इंटरेस्ट रेट देते रहना। ठीक है, तो आप हिस्सेदारी ना मांग करके किसी को उधार देना शुरू कर देते हो। तो इस वजह से क्या हो गया, स्टॉक मार्केट को डिक्लाइन करना पड़ रहा है। आगे अगर देखें, मेन जो कंसर्निंग चीज है वो ये है कि जो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो रिलीज हो रहा है ना 10 साल के लिए, कि हाँ जी आप 10 साल के लिए, अब मान लो आपके पास में 5,000 रुपए या 50 लाख रुपए हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर परचेज करते हो, दैट मीन्स बॉन्ड्स आप लेते हो, तो आप उसके बदले में पैसा दे रहे हो, और आपको बॉन्ड जो मिलेगा वो आपको ये कहा जाएगा, उस बॉन्ड पे लिखा हुआ रहेगा कि आज डेट हो गई भाई 23 फरवरी 2021, तो 23 फरवरी 2031 तक आपको ये रखना है, और फिर उसके बाद में आप इस बॉन्ड को फ्री करवा सकते हो, वापस बॉन्ड को उस कंपनी को दोगे और कंपनी आपको पैसा रिटर्न करेगी। तो इस तरह, और बीच में आपको थोड़ा थोड़ा ब्याज, या आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके हिस्सेदारी के हिसाब से आपको परसेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप बॉन्ड मार्केट से ट्रांजैक्शन करते हो। तो अब हो क्या रहा है कि ये 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है ना, इसकी यील्डिंग मतलब इसकी क्वालिटी जो है वो बिगड़ती बिगड़ती कितनी हो गई, 6.2। देखो, जितना बॉन्ड की यील्डिंग कम होती है उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाता है, और बॉन्ड यील्डिंग इंक्रीज हो गई है, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब इसमें एक तो क्या है कि महाराष्ट्र और केरला, यहां पर जो भी मतलब एक तरीके से बियरिश मूड देखने को मिला है। देखो, अगर सेंसेक्स के बारे में अगर बुल लिखा जाता है ना, बुल मार्केट, इसका मतलब सेंसेक्स राइज कर रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है, और अगर बियर लिखा हुआ आता है इसका मतलब डाउनफॉल है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो केरला महाराष्ट्र के मार्केट का असर आ गया, और रही सही में ग्लोबल मार्केट में भी जो इक्विटी का जो स्टेटमेंट है या इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं वहां पर भी बॉन्ड की यील्डिंग इंक्रीज हो रही है। रही सही में आप देखो कमोडिटी प्राइसेस, हमने देखा जैसे फूड प्राइस इंडेक्स
जो रिलीज़ किया अभी FAO ने, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें भी क्या था, कमोडिटीज़ की राइज, पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस आपको पता बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का डर भी है, और रही सही में इसी चीज़ की वजह से जो यील्डिंग है बॉन्ड की वो बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से क्या कहा है कि बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाएंगे। तो उस वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज करवा रही है और उसकी वजह से पैसा उठा रही है। तो अभी मैंने बताया था ना कि बॉन्ड्स अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गए मार्केट में तो बॉन्ड की यील्डिंग ज़्यादा हो गई, और बॉन्ड की यील्डिंग ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड्स अट्रैक्टिव कम हो गए। इस वजह से क्या हो जाता है, लोग जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो फिर डेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई इक्विटी में तो फायदे का सौदा कुछ लग रहा नहीं है, हिस्सेदारी में तो कोई फायदा है नहीं, इससे तो बढ़िया है इंटर ब्याज पे किसी को उधारी दे दो। समझ गए आप? तो ये है पूरा मुद्दा। अब पॉइंट यहां पे आ जाता है कि देखो बॉन्ड्स का यील्डिंग का अगर ट्रेडिशन देखा जाए, अभी तक की जो परंपरा देखी जाए, तो देखो अगर यूएसए में, डेवलप्ड कंट्रीज में अगर यील्ड बढ़ती है बॉन्ड्स की, तो उस टाइम पर इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है, और इंडिया से पैसा निकाल करके वो लोग कहाँ डालना शुरू कर देते हैं, यूएसए के बॉन्ड मार्केट में। और इसके उलट क्या होता है, इंडिया में अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या हो जाता है, लोग जो पैसा है उस पैसे को इक्विटी मार्केट से निकाल करके डेट मार्केट में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, इसका असर दोनों तरीके से, एक तो यूएसए की यील्डिंग इंक्रीज होना तो यूएसए की तरफ पैसा चले जाना, इसकी वजह से भी इंडिया में पैसा नहीं आएगा। दूसरा, अगर बॉन्ड यील्ड इंडिया का इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में जो इक्विटी है उसकी बजाय लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं डेट में। तो ऐसे करके अल्टीमेटली कंपनीज के पास में पैसा कम आएगा और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, और इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, या फिर जो टारगेट करके वो काम कर रहे हैं वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक चीज़ भी ये भी तो क्लियर हो गई ना कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज में यील्डिंग बढ़ती है तो वो उनके लिए फ़ायदे वाला सौदा होता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यहाँ पर अगर यील्डिंग इंक्रीज होती है तो यहाँ के लिए, हमारे लिए जो है वो घाटे का सौदा होता है। तो यील्डिंग का दोनों में पर्सपेक्टिव में आपको समझ में आया होगा, और ये ही इस पूरे आर्टिकल में समझाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे सीधे। वहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज बताई हुई है जो चीज मैंने आपको पहले समझा दी कि सेंसेक्स जो है 50,000 के मार्क को छूने के बावजूद अभी फिर से डाउन चला गया सेंसेक्स में, बीएसई पर्टिकुलरली। ठीक है, सेंसेक्स का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बात की जाती है, और एनएसई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका निफ्टी है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। इसमें क्या है इसकी वजह कि बॉन्ड यील्डिंग जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ रही है और इंडिया जैसे कंट्रीज में भी बढ़ रही है। और इसका मैंने आपको असर बता ही दिया कि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर यील्डिंग बढ़ रही है उसका मतलब इक्विटी से पैसा निकाल करके लोग डेट में डाल रहे हैं, और अगर डेवलप्ड कंट्रीज में अगर यील्डिंग बढ़ रही है तो उस केस में लोग जो हैं वो अपना पैसा निकाल करके उस केस में क्या होता है, डेट से, इक्विटी से डेट में डाल देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। और डेवलप्ड में अगर यील्डिंग बढ़ रही है तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो एफपीआई से पैसा आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, उसको निकाल करके डेवलप्ड कंट्रीज में ले जाते हैं। तो इन दोनों वजहों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इंडियन मार्केट को। अब यहां पर जो पॉइंट आ रहा है वो ये कि इसमें आरबीआई का कोई रोल है क्या? देखो, मार्केट में पैसा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसे की, देखो मार्केट में आप डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहां पर भी अप्लाई कर दो। देखो, जब कभी भी सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी थिंग की, किसी भी चीज की मार्केट में बढ़ गई ना, उसकी वैल्यू अपने आप ही डाउन हो जाएगी। बॉन्ड यील्डिंग का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत सारे हो गए मार्केट में, तो इस वजह से बॉन्ड्स की क्वालिटी अपने आप ही, मतलब उसका जो पैसा है, उसकी वैल्यू है, वो अपने आप ही डाउन होना शुरू कर देती है। इसकी वजह से कंपनियों को भी घाटा होता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी घाटा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से अगर देखें तो आरबीआई हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, और उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर रेपो रेट, जिसको हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, उस रेट को अगर आरबीआई डाउन करता है तो उसी का असर तो फिर बैंक जो लोन देते हैं उसके इंटरेस्ट रेट पे आता है, और वो भी फिर डाउन हो जाती है, और लोगों को फिर सस्ते में लोन मिलना शुरू होता है। तो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, और मार्केट में अगर लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, पैसा ज्यादा आ गया, तो पैसे की वैल्यू डाउन। तो एक यहां पर सीधा सा केस आ गया कि नहीं, कि मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो भी बॉन्ड्स की डिमांड ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से आरबीआई जब भी रेपो रेट को डिक्लेयर करता है तो मार्केट की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है उनको, कि कहीं पर जो कंपनियां उधार लेने वाली हैं
उनको ज़्यादा पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है उधार लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, अगर रेपो रेट ज़्यादा तो कंपनियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के तौर पे, तो वो भी कहीं नुकसानदेह ना हो जाए। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल भी आ जाता है कि अगर बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो उस टाइम पे आरबीआई को बहुत सोच समझ करके रेपो रेट को वेरी करना पड़ता है। और बॉन्ड यील्डिंग जो है हमें पता ही है, आपको मैंने ये पूरा ऑलरेडी बता ही दिया है, इसमें कोई डाउट होना चाहिए नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, न्यू फ्रीट कॉरिडोर प्लान आया है जिसमें ट्रकों को लोड किया जाएगा और फिर ट्रेन उनको लेके जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो देखते हैं पूरा आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है। देखो, रेलवे की एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पीएसयू है एक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है क्यों ना ट्रक्स को जो एक जगह से दूसरी जगह माल लाद करके दूसरी जगह लेके जाते हैं और वो भी रोड के थ्रू, तो क्यों ना उनके लिए जो ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर डेवलप किए गए हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो बोला इनका एक फैसिलिटेशन उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, बोला ट्रक्स जो हैं वो उनको ही लोड कर दो एक साथ, और फिर उनको जो लंबी दूरी तय करनी होती है लगभग 650 या 700 किलोमीटर की, तो उस दूरी का आप यूज़ करो इस ट्रेन के थ्रू, गुड्स ट्रेन के थ्रू, क्योंकि हमेशा उस पर गुड्स का ही तो काम होगा, और ट्रकों के साथ में ही सब माल को लोड कर दो, उन ट्रकों को फिर ले जा करके डेस्टिनेशन पे अनलोड कर दो, जिससे कि फिर वो रेलवे स्टेशन से उतर के और अब जहाँ पर भी जो पोर्ट बनाया जाएगा वहाँ से उतर के और उस माल को ले जा करके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा सके। बोला इससे बहुत फ़ायदा होगा, और इस प्रोजेक्ट में लगभग टारगेट ये है कि 100 करोड़ रुपए तक की एनुअल अर्निंग हो सकती है गवर्नमेंट को। और ये जो मेथड होगा जिसमें ट्रकों को लोड किया जाएगा, अनलोड किया जाएगा, वो है रोल ऑन रोल ऑफ। दैट मीन्स कि ट्रक्स को इस तरीके से रैंप बना करके और वैगन्स पे लोड किया जाएगा और ट्रक चढ़ जाएंगे, इस तरीके से सेट हो गए, और इसी तरीके से जहाँ पे डेस्टिनेशन होगा वहाँ ले जा करके ये एक स्लाइड लगा दी जाएगी और उस पर से ट्रक नीचे उतर जाएंगे। इसको बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ, रोरो सर्विसेज। देखो अभी तक तो बेसिकली स्टार्ट हुआ नहीं है, ये एक प्रोपोज्ड मैनर में काम कर रहा है, अभी तो एक प्लान है। ठीक है, देखो होता क्या है, गुजरात के पालनपुर से हरियाणा के रेवाड़ी तक टोटल डिस्टेंस आप देखोगे रेलवेज के थ्रू तो वो है 636 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के थ्रू, जबकि वही डिस्टेंस अगर आप बाई रोड देखोगे तो वो डिस्टेंस है 720 किलोमीटर। तो इस एक तो डिस्टेंस का रिडक्शन हो गया, दूसरा यहां पर हमें पता है कि अभी जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं उनमें केवल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उन गुड्स के साथ में ही उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना वो अगर आसानी से होने लग जाए तो उसमें घाटा क्या है। लगभग रेवाड़ी से पालनपुर के बीच में लगभग 2500 से 3000 ट्रक्स है ना वो चलते रहते हैं, एनी टाइम रोड पे रहते हैं, जो कि गुजरात के पोर्ट से माल उठाते हैं, रेवाड़ी तक लेके जाते हैं, या फिर उधर से खाली होकर के या उधर का माल ला करके इधर गुजरात के पोर्ट पर लाते हैं, फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे लगातार क्या है, ये कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो गुजरात के पोर्ट्स और रेवाड़ी, हिसार, आगरा, गाजियाबाद, हरिद्वार, देहरादून, चंडीगढ़, लुधियाना, ये सारे जगह ऐसी हैं जहां पर ये कम्युनिकेशन चलता रहता है गुड्स का। तो ये एक प्रपोजल दिया गया है DFCCIL के द्वारा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो बोले ये इस तरीके की अगर 900 ट्रिप्स कर दी जाएं जिसमें ज़्यादा एक बार में 45 ट्रक्स को लोड किया जा सकता है, तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा बहुत होगा और ये जो ट्रक्स की वियर एंड टीयर्स हैं, खराबी जो है उसको भी कवर किया जा सकता है। देखो इस प्रपोजल को ध्यान में रखकर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अप्रोच भी किया है गवर्नमेंट को कि वाकई में ये चीज़ की जा सकती है। ठीक है ना, तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये प्लान है पूरा। अब देखते हैं होता है क्या, आगे टाइम बताएगा। आगे चलते हैं। कर्नाटका में एक्सप्लोजन ऑफ कोटा डिमांड हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की मांग की जा रही है। कौन मांग रहा है और कर्नाटका में ही क्यों? देखो लिंगायत कम्युनिटी के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि लिंगायत कम्युनिटी के बारे में आपको गूगल करना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स पे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक तो लिंगायत कम्युनिटी, ठीक है, वो मेनली डिमांड कर रही है। देखो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इंदिरा साहनी का जो वर्डिक्ट है उसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कोटा नहीं हो सकता। बट तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पर मोर देन 50%, अराउंड 69% के लगभग वहाँ पे कोटा दिया हुआ है रिजर्वेशन का। और कई कास्ट ग्रुप हैं अभी भी, वो ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हमें मिला हुआ है बट हमें कैटेगरी चेंज करनी है हमारी, ऐसे डिमांड भी की जा रही है। कुछ सबसेक्ट्स हैं, मतलब
जैसे एक रिलीजन है, रिलीजन के अंदर से कुछ और छोटे छोटे रिलीजन है, वो अपनी डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन की, वो एक अलग ही बात चल रही है। और ओबीसी के लिए हमें पता है 27% जो कोटा है वो ऑलरेडी गिवन है। कर्नाटका में करंट रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस की, जो कि टोटल 50% पे कैपिंग लगी हुई है कि इससे ज़्यादा हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो उसमें आप देखो कैटेगरी 1 में बैकवर्ड क्लासेज हैं 4% रिजर्वेशन, कैटेगरी 2A सेकंड ए ओबीसी है, कैटेगरी सेकंड बी मुस्लिम्स है, कैटेगरी थर्ड ए में आप देखोगे तो वोकालिग्स हैं, ऐसे कैटेगरी थर्ड बी में लिंगायत, मराठाज, बुंट्स और क्रिश्चियंस हैं। तो ये क्या और भी ज़्यादा अपनी एक्सपेंडेड मैनर में डिमांड कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा रिजर्वेशन हमें प्रोवाइड करो। देखो वैसे तो पॉलिटिक्स के हत्ते कोई चीज़ चढ़ गई ना तो वो तो गड़बड़ हो जाती है। बाकी शुरुआत में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि शुरुआती 10 सालों तक दिया जाए और 10 सालों तक देने के बाद में फिर इसको डिसकंटिन्यू करें। बट सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं ना वो इस रिजर्वेशन को लेकर के ही हुए हैं और उसकी डिमांड कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे और भी ज़्यादा चलती रहती है। कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो एक तो वोकालिग्स, कुरुबाज, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में थी कम्युनिटी, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है लाइक दैट, तो उस तरीके से। ऐसे ही वाल्मीकि नायक्स, ये भी कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं लगातार। और लिंगायत कम्युनिटी की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करो हमें, ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल काम का नहीं है, जो मेन जो चीज़ थी छोटी मोटी वो हमने देख ली है। आगे चलते हैं। चाइना अपनी तरफ से कॉल कर रहा है यूएसए को कि हमें रिलेशंस को रीसेट करने की ज़रूरत है। चाइना के जो सीनियर डिप्लोमेट है जिनका नाम है वेंग यी, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में बातचीत की है। बोला कि हम क्लाइमेट चेंज, कोरोना वायरस पैंडेमिक जैसी जो महामारियां या बड़े चैलेंजेस हैं उनको हम बायलैटरल रिलेशन को फिर से ठीक करके, रिपेयर करके फाइट कर सकते हैं। बट वही बात है, बीजिंग ने अपनी तरफ से एक चीज़ कह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टैंड लिया हुआ था बीजिंग के अगेंस्ट में, हम उसको नहीं चेंज करने वाले हैं, कम से कम शॉर्ट टाइम में। तो बीजिंग जो कुछ भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में देखे, चाहे ताइवान के साथ में देखे, सुबह हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था एक ताइवान से रिलेटेड, और या फिर ईस्टर्न लद्दाख या कहीं पर भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है चाइना अपनी एग्रेशन दिखा करके, तो उस केस में उनको चाइना को एक लेसन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के ये सारी बातचीत चल रही है। बोला बायलैटरल रिलेशन बहुत ही हद तक बिगड़ गए हैं, तो इसको थोड़ा सा सही करने का एक स्कोप देखने की ज़रूरत है। देखो चाइना को भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जब साइड में अपने आप ही बहुत मुश्किलें आना, आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी। अब आप देखो जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये आइडिया दे दिया कि D10 एक पूरा ग्रुप होना चाहिए। D10 मतलब 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। ऐसे ही आप देखोगे क्वेड में भी चाइना को कंटेन करने की बात की जा रही है। तो हर तरीके से चाइना आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट चाइना पे जो इतना स्टैंड लिया जा रहा है उसके पीछे वजह क्या है? देखो एक तो ये कि ह्यूमन राइट्स क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कहाँ पे? सिंजियांग प्रोविंस है चाइना की, वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट में। इसके अलावा मल्टीपल फ्रंट्स में कहीं ना कहीं क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। साउथ चाइना सी की बात की, ईस्टर्न लद्दाख की बात की, ताइवान की बात की, वहाँ पर चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है। इसके अलावा जो टेरिटोरियल क्लेम लगा रहा है अपनी कि हाँ भाई साउथ चाइना सी तो हमारी खुद की एंशियंट लेक रही हुई है। तो ऐसे करके क्या होता है, फिर बाद में नाराज़गी आती है वर्ल्ड कम्युनिटी में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कह करके चाइना अपनी तरफ से, देखो नाराज़गी की वजह हमें पता है, जो बाइडन का स्टैंड आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्या रहने वाला वो भी हमें पता है, और चाइना क्या चाह रहा है वो अभी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी पेज से है कि आईटी मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया उन सभी डिमांड्स को जिनमें ये डिमांड की गई थी कि जो पहले साल की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसकी डेडलाइन को इंक्रीज किया जाए। बेसिकली अप्रैल 2020 में ये स्कीम शुरू की गई थी जिससे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जाए और जो स्लो डाउन था लॉकडाउन की वजह से उसको थोड़ा रिकवर किया जाए। तो बेसिकली स्कीम में देखो 5 साल का टारगेट रखा गया है और 5 साल में टोटल जो आउटले है वो कितना है स्कीम का, 40,951 करोड़। ये आप ध्यान रखना। और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा इंप्रूव करना, और हर एक साल के लिए अलग अलग प्लान है 40,951 में से। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए कितना है 5,334 करोड़, ऐसे ही सेकंड ईयर के लिए 8,064 करोड़, थर्ड ईयर के 8,425 करोड़। तो ये सालों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस 5 साल के लिए स्कीम है।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, इसके लिए स्कीम है। और इसमें टोटल 40,951 करोड़ का प्लान किया गया है कि इतने रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। और जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो भी फर्म, उसको 4 से 6% का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा उसके प्रोडक्शन की जितनी भी वैल्यू आएगी इसकी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए, ये मेन टारगेट है। अच्छा, इसमें आप देखोगे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, उस डिसीजन को लेने से पहले एक एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी होती है, वो इन ऑप्शंस के बारे में देखती है कि डेडलाइन को एक्सटेंड करना है नहीं करना। तो वो एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी जो है उसको हेड किया जाता है नीति आयोग के सीईओ, जो कि अभी करंटली अमिताभ कांत है, उनके द्वारा। और उनके अलावा और भी सेक्रेटरीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो इस कमेटी के मेंबर होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, मेती, और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ऐसे करके ये सब लोग मिलकर के ये कमेटी बनाते हैं और फिर ये कमेटी रिव्यू करती है कि वाकई में एनुअल प्लान जो है उसको एक्सटेंड करना है या है जैसे कि जैसे बनाना है। तो एटलीस्ट अभी क्या फाइनलाइज हुआ है कि 5 साल का प्लान देखो बन चुका है, इसी पे काम किया जाएगा। अब जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम रिव्यू करेंगे कि इस स्कीम को एक्सटेंड करना है या नहीं करना। ओके, तो इस तरीके से आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का एक इंटरव्यू, जिन्होंने ये कहा है कि ग्रोथ मोमेंटम को जरूरत है कि वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको थोड़ा सा रमेश सिंह में या जो भी आपके पास में इकोनॉमी के नोट्स उसके बारे में देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब स्टैब्लिश हुई थी, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, और क्या इसमें मेंबरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, और कब क्या इनको प्लान आउट करना होता है, क्या इसको इन्फ्लेशन टारगेट दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन से इनको ढूंढना है आपको, और इसके अलावा एडिशनल चीजें अगर कुछ मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। राइट, तो इस तरीके से क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर किया है कि 4 तारीख को जो फरवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें क्लियर कर दिया था कि हम तो अकोमोडेटिव स्टांस रखेंगे, हम तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आगे चल रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी रेपो रेट को 4% से अभी जल्दबाजी में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब हमने कर लिया, मार्केट से लिक्विडिटी को अगर हमने कम कर दिया रेपो रेट को राइज करके, तो उस केस में तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस का सामना कर रही है। तो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए फाइनेंशियल अकोमोडेशन की जरूरत है, जो कि आरबीआई अपनी तरफ से कंटिन्यू कर रहा है। राइट, इसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंटली जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो तो ये शो कर रहे हैं कि हाँ, इकोनॉमी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कंडीशन की तरफ जा रही है, चाहे अर्बन हो या रूरल हो, वहां पर भी डिमांड थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। बट एक्चुअल में जो राइज देखा जा रहा है, हमने अभी देखा सेंसेक्स जो है 52,000 के स्कोर तक पहुंच गया था, जबकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं परेशान, अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। तो इसको बोला गया दिस इज इर्रेशनल एक्सूबरेंस। इर्रेशनल का मतलब गैर वाजिब तौर पर बहुत ही ज्यादा खुश होना, क्योंकि जो मार्केट में पैसा आ रहा है उसके पीछे एक फोर्स काम नहीं करता है। जो भी इन्वेस्टमेंट आता है ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, तो वो कोई एक फैक्टर नहीं देखते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, जिसमें एक फैक्टर होता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है, तो मार्केट का राइज होना एक डिफरेंट चीज है, बट हाँ उसका इन्फ्लुएंस रहता है बेशक, पर इतना ज्यादा भी नहीं रहता कि हम यही कहने लग जाएं कि इक्विटी मार्केट तो बहुत शानदार चल रहा है तो इकोनॉमी अब ग्रो ही करेगी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आप ओवरऑल देखोगे इंडिया की इकोनॉमी में लेबर फोर्स का 85% पार्टिसिपेशन तो इनफॉर्मल सेक्टर में है भाई। तो ये तो लिस्टेड जो कंपनियां हैं, ये तो बड़ी कंपनी है, ये तो फॉर्मल सेक्टर में आती है। जो 15% है उससे कम का उनका कैटेगराइजेशन है, तो उस केस में कहां पर वो 100% इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से आरबीआई के गवर्नर ने अपनी तरफ से कहा है कि इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए हमें अकोमोडेटिव स्टैंस को हमें कंटिन्यू रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, धीरे धीरे जैसे ही बैंक स्ट्रांग बनते चले जाएंगे, देखो बैंकों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। बैंक जितने स्ट्रांग होंगे, जितना उनके पास में कैपिटल बफर होगा, उतने ही ज़्यादा ग्लोबल क्राइसिस के शॉक्स को वो झेल पाएंगे। क्योंकि बैंकों के पास में पैसा कम है, मान लो लोन उन्होंने बहुत सारा दे दिया और उस केस में अचानक से ग्लोबल क्राइसिस आ गया, जैसे पेंडेमिक आ गया 2008 में, जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे वो हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैंकों के पास में पैसा नहीं रहेगा, तो वो फिर बैंक करप्ट हो जाते हैं, बैंक रन हो जाता है, और उसकी वजह से आप देख सकते हो ओवरऑल इकोनॉमी पे कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ इन्होंने मेन बताई है कि इन्फ्लेशन जो है उसको थोड़ा सा डाउन लाने की ज़रूरत है, सप्लाई को इंक्रीज करने की ज़रूरत है रिटेल के अंदर। इससे क्या होगा, बेनिफिट भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो अपने आप ही महंगाई भी कम होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या है, अल्टीमेटली इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी। ये थोड़ी शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं,
बाकी और तो कुछ काम का था नहीं, बस एक सेंस लेना ज़रूरी था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। बाकी और डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।